तो कई दिनों के बाद एक और वीडियो लेकर आपके सम्मुख मैं नागराजन सुंदरम, आपका मित्र। आज हम तमिलनाडु के राजनीति के बारे में कुछ विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बहुत महीनों से तमिलनाडु की राजनीति एक असमंजस में था। यहाँ कुछ गतिविधियां थी, अपोजिशन को, जो विपक्षी दलों को कमजोर कर रहा था। विपक्षी दलों में फूट की वजह से सत्तारूढ़ जो द्रमुक का जो अलायंस है, उनका सरकार है, तो यहाँ जो अपने मनमानी करते रहे, इसलिए लोग भी बहुत त्रस्त हुए। यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष में एकजुटता और विपक्ष एकजुट बहुत जरूरी था। इसके बीच में जो मशहूर एक्टर, जो अभिनेता विजय ने अपना एक राजनीतिक पार्टी शुरू कर दी है, तमिळग वेट्रिक कड़गम करके। ये भी या क्या करने वाले हैं इस राजनीतिक दल, यहाँ का जो जो राजनीतिक परिस्थिति, इसको किस तरह इसको प्रभावित करने वाला है, ऐसे जो मन में बहुत शंकाएं थी, प्रश्न थी। ये विजय को हमारे जो हिंदुस्तान के मशहूर राजनीतिक और चुनावी जो चुनाव में मदद करने वाले प्रशांत किशोर भी अभी उनके एक मीटिंग में पहुंचे और उनको वादा भी किया, आपको मैं बाहर से समर्थन करूंगा, आपको विजयी बनाने में मैं अपना भूमिका निभाऊंगा करके। चंद महीने पहले, एक महीने पहले मेरे ख्याल में, पिछले महीने उन्होंने आके ऐसा किया है। 72 घंटे पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक का जो नेता ईपीएस है, एडप्पाडी पழனிசாमी ने गृह मंत्री और बीजेपी का और हिंदुस्तान का राजनीति का चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद यहाँ राजनीतिक परिदृश्य अचानक बदलने लगा और 72 घंटे के अंदर यहाँ राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदलकर यहाँ जो आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को या कहें एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को आगे कर दिया। अभी रेस में आगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, सबसे बड़ी गुट बनके अभी जो 2026 का चुनाव को ये फेस करने वाले हैं। इसके बारे में जो यहाँ का जो चुनावी राजनीति है, इसके बारे में भी हम कुछ आंकड़ों के आधार से विश्लेषण करने का कोशिश करते हैं। पहला हम देखें एक स्लाइड। अभी आपका जो 77 में जो हुई इमरजेंसी के तुरंत बाद हिंदुस्तान का पहले विपक्षी सरकार भी बनी थी उस समय तमिलनाडु में भी, क्योंकि ये इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि का सरकार को भी कांग्रेस ने, कांग्रेस से अभी जो उनका अलय है, कांग्रेस ने 300 इस्तेमाल था। इसलिए उस समय जो चुनाव विधानसभा को भी साथ ही हुआ था। उस समय 71 में जो डीएमके से अलग होकर अन्ना द्रमुक को जो पार्टी बनाने वाले एमजी रामचंद्रन, वो खुद बड़े अभिनेता थे,
उनका पार्टी अन्ना द्रमुक पहली बार विधानसभा चुनाव को फेस कर रही थी। उस चुनाव में मतलब त्रिकोणीय संघर्ष रहा या चतुष्कोणीय भी कह सकते। कांग्रेस और उनका जो सहयोगी राजनीतिक दल, दूसरी तरफ द्रमुक अकेले लड़ी थी उस चुनाव को, और तीसरी तरफ एमजीआर का अन्ना द्रमुक और उनको सहयोगी दल, और चौथी तरफ ये जनता पार्टी और निर्दलीय, कुल मिला के उन लोगों को लगभग 18% वोटें मिली। 18% वोटें मिली थी। ये मिला 24.9%। 24.9% वोटें मिला था उनको। 48 सीटें मिली थी। 48 सीटें मिली थी। और अन्ना द्रमुक का अलायंस है, उनको 33%, 33% वोट मिला था, और उनको मिली थी 144। यदि आप तो अन्ना द्रमुक का जो अलायंस है और डीएमके का गुट है, ये दोनों को मिला के उन लोगों को मिला था 58%, मतलब 58% वोट मिला था। लेकिन उन लोगों को मिला था, सीटें मिली थी, आप चौंक जाएंगे, 192, 192 सीटें मिली थी। लगभग 85% सीटें उनको मिली थी। 85% सीटें मिली थी, केवल 98% वोट दोनों गुट को मिला के। सत्ता में तो आई अन्ना द्रमुक। ये द्रमुक का जो था केवल 48 सीटें और 24.5% वोटें। 24%, ये 89% वोट मिला था। 24.89% वोट मिला था। मतलब है 98% जो प्रमुख, जो सत्ताधारी दल जो जीतकर आई थी, और प्रमुख विपक्षी दल वो सत्ता से बाहर जा रही थी, उन दोनों को मिला के केवल 98% बाकियों को मिला। लेकिन जो सीटें मिली थी कुल मिला के 85% सीटें उनके पास। इसलिए चतुष्कोणीय और त्रिकोणीय मुकाबले में यही होता है, आपको कम जो मत प्रतिशत से आपको ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। अन्ना द्रमुक खुद उनको 30% वोट ही मिली थी। 130 सीटें मिला था। 130 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 20.4 वोटें मिली थी और 32 सीट अन्य और दलीय और जनता पार्टी को कुल मिला के आपको मिला था 21.22% मिली थी। लेकिन उन लोगों को मिला केवल 11 सीट या 10 सीट मिली थी। ये एक सीट तो उधर बदलना था, ये अन्ना द्रमुक को। आप दूसरे को देखें तो ये है आपको जो इंडिपेंडेंस और कांग्रेस चतुष्कोणीय था। 89 के चुनाव, 89 के समय में तो वहां वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा बन गया था। उसमें हिस्सा थी ये द्रमुक का। उस समय भी क्या है, ये अन्ना द्रमुक का जो संस्थापक एमजी रामचंद्रन को निधन हो गया था। उसके पश्चात पार्टी अन्ना द्रमुक दो गुट में बट गई थी। एक है एमजी रामचंद्रन का पत्नी जानकी के नेतृत्व में, दूसरा जयललिता। ये दोनों अलग ग्रुप, अलग गुट बना के चुनाव में चली गई। उस समय कांग्रेस ने भी जीके मूपनार की नेतृत्व में यहां अकेले चुनाव में चली गई, एक अलायंस के साथ। उस समय क्या हुआ, वाकई में चतुष्कोणीय था। उस समय ये अन्ना द्रमुक को केवल 21% वोट मिला था, जयललिता के नेतृत्व में वाली अन्ना द्रमुक को, और उनको 22 सीटें मिली थी। और जानकी गुट जो एमजीआर का पत्नी, तो केवल 8-9% वोट मिली और 8 सीटें मिली, 8 या 7 सीटें मिली थी। उस समय करुणानिधि 13 साल के वनवास के बाद
13 साल का वनवास, जो सत्ता के निकट नहीं पहुंच पाए एमजीआर जीवित होते, उनका वापसी हुई। उन लोगों को मिला था आपको ये 33% वोट मिली थी, उन लोगों को मिला था 33% वोट मिली थी ये 89 के चुनाव में। 89 के आप दें तो आप ये देख लीजिए, यहां द्रमुक और अन्ना द्रमुक का जो अलायंस है, जो दो अलायंस ग्रुप, जैसे कांग्रेस का इंडिया अलायंस है, बीजेपी का एनडीए, ये दोनों मिला के हिंदुस्तान में कितना वोट पाते हैं, कितना सीट पाते हैं, ऐसे तमिलनाडु में द्रमुक का अलायंस और अन्ना द्रमुक का अलायंस मिलकर वो लगभग लगभग 89 में तो उन लोगों को ये 89 में तो उन लोगों को 60, उसमें 9% तो जानकी करता है, लगभग लगभग कह सकते हैं आप 60% मिला, 60% वोटें मिली थी उनको, दोनों को मिला के। बाद में क्या है, 80 से लेकर 93 तक का, 80 से लेकर 93, 80 के ऊपर ही था दोनों को मिलाएंगे तो। ये दोनों, ये दो गुट प्रमुख होता है, इसलिए इसके अंदर सेंध मारना बहुत मुश्किल है, उसका प्रयास ढंग से नहीं हुआ है। ये होना है तो अभी जो बीजेपी का को तो और समय लगेगा, उस समय तो भाजपा का जो पार्टी का जो आंतरिक ढांचा है उसको पूरी तरह तैयार करना है, लेकिन ये कर नहीं पाए, कुछ उसके ऊपर ध्यान भी दे नहीं पाए ये अन्नामलई वगैरह, लेकिन हवा हवा में बातें थी। और हिंदुस्तान में दिल्ली में बैठे पत्रकार सब इसको वाह वाह कहते थे, लेकिन जमीन में कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाजपा को थोड़ा उनका वोट फीसदी में जो इजाफा ला रहे अन्नामलई ने, 5%, 7%, क्योंकि आप लोग इसको सुनकर बहुत अचंभित होंगे, क्योंकि 1996 में, 1996 में जो बीजेपी का वोट शेयर था, जो असेंबली इलेक्शंस में वोट शेयर था, जो अपने अकेले लड़े थे, वो केवल 2% था, केवल 2%। लेकिन 20 साल, उसमें 5-6 साल दो दिल्ली में सरकार में रहे, 2016 में, 1996 से 2016, 20 साल के अंतराल में केवल 1% को इजाफा कर पाए बीजेपी लोग। बीजेपी लोग यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ था माने के तो दूर है, 5% वोट भी उन लोगों ने इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। लेकिन अन्नामलई आने के बाद कुछ इसमें स्थिति में वास्तविक स्थिति बदला है, और दिल्ली बहुत दूर है, बहुत जाना है उन लोगों को आगे, इसलिए अभी अकेले सरकार में आएंगे वो कह नहीं सकते हैं। अन्नामलई कुछ यदि देखें तो आपको 91 में 87% था, 96 में 80% था, दोनों को मिला के, जो प्रमुख, जो सत्ताधारी और विपक्ष दोनों को अलायंस, यहाँ अलायंस का ही महत्व है। तमिलनाडु में किसी अकेले पार्टी, जयललिता और एमजीआर कभी कभार करते थे, लेकिन अकेले एक ही पार्टी सत्ता में आना मुश्किल है। जयललिता तो किया है, वो डार डेविल एटीट्यूड उनका है, वो कुछ ना कुछ करती रहती थी, इसलिए उनको हुआ है। क्या है ये दोनों एक मजबूत अलायंस, एक रेनबो कोएलिशन कहते हैं, ऐसा कोएलिशन बना के ही ये करते हैं। सो 96 में 80% इन दोनों का था, और उसके बाद 2001 में इनको मिला था लगभग 88%, फिर 2006 में दोनों को मिला के 84%, और 2006 में दोनों को मिला के 91% दोनों को मिला, 2011 में 81%, और 2021 में तो 93%, 93.5%। तो ये अलायंस का यहाँ चलता है, जो सरकार में आना है तो अलायंस करना पड़ेगा, और ये दोनों प्रमुख गुट, आप द्रमुक के साथ रहना है, नहीं तो अन्ना द्रमुक के साथ। इसका स्थिति अभी तक नहीं बदला है, बदल सकते हैं 10 साल के अंदर, 6 साल के, उसको तो एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा। मैंने सोचा था उसके आगे चलेंगे करके ये, लेकिन
बीच में क्या है, मजबूरियां हैं, इसलिए एक अलायंस बना पड़ता है, तभी जाके ये जो द्रमुक का जो सरकार है बहुत ये जंगल राज का सरकार होता है। जैसे मैं तो कंपेयर करता हूं, ये द्रमुक का जो सत्ता में आना और लालू यादव को बिहार में सत्ता में एक ही तरह का है। तो इसलिए इन लोगों को तो हटाना ही पड़ेगा। इसके लिए ये एक अलायंस में जाना ही ठीक है। वो अलायंस में जाते ही ये मिलेगा, क्योंकि ये दोनों को से 95-93 ये अपवाद के तौर पर, ये 89 का चुनाव है अपवाद के तौर पर। ये ऐसा यदि जो 5 करोड़ीय या चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाते हैं, तभी ये दोनों के अलायंस में से एक सत्ता में आएंगे। ऐसा ही यहाँ का जो रीति रिवाज है, जैसे राजस्थान में रोटी पलटता है करते कहते हैं ना, ऐसे केरल में भी ऐसे होता है। ऐसे ही यहाँ ये रेनबो अलायंस ही यहाँ जीतता है। इसलिए क्या है, अभी फ्रंट रनर है 2000 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी। 72 घंटे में जो अमित शाह और ईपीएस का जो मिलन के वजह से तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। अभी जाके इसको बरकरार रखना है, उसके हिसाब से काम करना है, उसके हिसाब से यहाँ आंदोलन वगैरह करना है, नैरेटिव बनाना है, नैरेटिव चुना है। ये सब काम बीजेपी और अन्ना द्रमुक उनके अलायंस पार्टनर को है। आगे जाके यदि हम देखें तो अभी देखिए, तो अभी देखिए, जो ये 88% हो जाता है, फिर कितना सीटें मिलता है आप देखिए। 89 में 201 सीट है ये दोनों अलायंस को। ये अलायंस क्या है, लगभग लगभग 85% से 98% तक, 98%, कभी कभी 100% सीटें जीत लेती है, जो पिछली बार हुआ था। ये दोनों मिला के 234 है यहाँ, 234, 234 जीत लेते हैं। ऐसे 2-3 बार ऐसे ही हुआ है आपको। ये 2011 में भी ऐसे ही हुआ है आपको, 2001 में भी ऐसे ही हुआ है। तो इसलिए ये दोनों को बीच में ही पूरा पूरा 90%, 85% ये सीटें बढ़ जाता है यहाँ। यही है यहाँ का राजनीतिक स्थिति। तो आपको उनका अधिकतम वोट मिला है, उनका अलायंस का 1,83,000 है। अब डीएमके को मिला है पिछले समय 2 करोड़ मिला है। ये इनको तो 1,90,00,000 मिला था ये 2011 में, 1,90,00,000 मिला था। डीएमके को देखें तो 2 करोड़। ये डीएमके का जो पोल, जो परसेंटेज, वोट परसेंटेज है पिछले चुनावों में, ये अकेले डीएमके का है। और यहाँ देख सकते हैं ये डीएमके का सीट से ज्यादा उनका अलायंस को मिला था 2096 में, जब जयललिता सरकार तो बुरी तरह फेल हो गई, उनका एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ा। उस समय बाहर उनको सरकार से बेदखल करके डीएमके अलायंस को मिला था 221 सीटें, 221 सीटें मिला था। लेकिन बहुत न्यूनतम सीटें में भी चले जाती है, 38 सीट, 31 सीट, उसमें भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक ये 7 सीट में चला गया ये 91 में, जब जो मृत्यु हुई यहाँ चेन्नई में। उसके बाद जो 2021 के चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन रहा। वो चुनाव तो 3-4 फेसेस में था, 2 फेस उसके बाद में हुआ था यहाँ तमिलनाडु में। पूरा पूरा उसका जो जो क्या है, एक सिंपैथी वेव, उसके वजह से वो ऐसा हो गया उनको। अब यदि ये द्रमुक का है, द्रमुक का 2 करोड़ 98 लाख है, 9 लाख है, 2 करोड़ 9 लाख पिछले। क्या है इन लोगों का 15%, 10%, ये 16%, ऐसा उनको गिरावट देखने को मिलता है, हमेशा गिरावट देखने को मिलता है। एक है उसका, आप देखिए ये 91 में 50% मिला था ये अन्ना डीएमके को। लेकिन ये 89 में मिला था 31, 31.5% था डीएमके को।
वो 91 में जाके 18% उनको वो जंप मिली थी, उसको 18% इजाफा होके 50% में पहुंच गए ये डीएमके अलायंस। उसके बाद गिरावट हुई, उनको कितना हुआ था, 23% गिरावट हुई अन्ना डीएमके को। और उसके बाद हुई थी आपको 22% ज्यादा मिली थी। उसके बाद लगातार इन दोनों को 11-12% ऊपर नीचे आना पड़ता था इन लोगों को, ऊपर नीचे। इसलिए जो सत्ताधारी दल होता है उनको एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ता है, उसकी वजह गिरता है। उस वोट गिरने से 10% वोट गिरने से उन लोगों को 7%, 8% वोट मिल जाए, सत्ता से वो बाहर हो जाते हैं। इतना झगड़ी होता है यहाँ का एंटी इनकम्बेंसी। और आज तक जो 67 और 71 है, ये दोनों चुनाव को छोड़े तो, क्योंकि उस समय अन्नादुरई के नेतृत्व में एक चुनाव, करुणानिधि के नेतृत्व में एक चुनाव हुआ था, लेकिन एक ही नेतृत्व में 2 बार लगातार डीएमके ने कभी चुनाव जीती ही नहीं। चंद्रमुख ने एमजीआर के समय 3 चुनाव लगातार जीती थी, और जयललिता के समय 2011 और 2016 का 2 चुनाव लगातार बैक टू बैक कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा चुनाव जीते थे। अभी क्या है, जो डीएमके का जो वातावरण बन रहा था, वो अभी उसको रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। स्टालिन ने बैक टू बैक चुनाव जीतेंगे करके हमें भी लगता, लेकिन ये अचानक जो अमित शाह और ईपीएस के मिलने से सारा जो यहाँ जमीनी जो चुनावी जो परिदृश्य बदल गया है। यहाँ का जो जमीनी स्थिति आज है, एनडीए सर्वप्रथम है। जो एनडीए चुनाव में ऐसा एक फ्रंट रनर बन के 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं। अभी क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या करके। अभी मैं आप लोगों को हर हफ्ते यहाँ तमिलनाडु के राजनीति के बारे में, यहाँ का जो डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ जो स्थिति बदल रही है दिन प्रतिदिन, से वो बाहर आने का नहीं है। अभी तो उनको इसको फर्म अप करना है। इसकी वजह से अन्नामलई को कहीं यहाँ जो प्रदेश भाजपा का नेतृत्व से निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ब्रांड को बनाने में बड़ा समय लगता है, बहुत खर्चीली है वो किया है। यहाँ बीजेपी ने उनको एक अच्छा ब्रांड बना दिया है। इतने बड़े नेता जो बन रहे थे, उनको अभी जो दरकिनार करेंगे, तो उनको नेतृत्व से हटाएंगे, तो बीजेपी पार्टी के लिए वो सेटबैक होगा। और ऐसा नेता जो इतना, उनके लिए भी सेटबैक होगा। क्योंकि हम जानते हैं, जब कल्याण सिंह को और उमा भारती को उत्तर भारत में अपने अपने प्रदेश में जो दरकिनार किया गया, उसके बाद उससे उभरने के लिए उनको मौका ही मिला। ये बहुत मुश्किल है। राजनीति में क्या है, इतने बड़े जो ब्रांड होते हैं, वो ब्रांड में क्या है, कहीं फंस जाते हैं। इससे अन्नामलई को खोना नहीं चाहिए। अन्नामलई का जो नेतृत्व है, ये बहुत मेहनत से ये बनाया गया ब्रांड है। अन्नामलई में कुछ कमियां हैं, उसको तो ठीक करा राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का करना चाहिए। लेकिन यहाँ द्रमुक को और द्रमुक का जो साथी दल है, उन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है और दक्षिण में पांव फंसाना है, खासकर तमिलनाडु में पांव फंसाना है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसको एक सही फायदा उठाकर इसका हम आगे की रणनीति ऐसे बनाना है, जो बीजेपी आगे जाके, बीजेपी 60 सीट 70 सीट से कम नहीं लेना चाहिए। इससे जो गठजोड़ में कम से कम 60 सीट लेके चुनाव में जाना है। इसलिए वो कम करेंगे, क्योंकि अमित शाह के ऊपर तो विश्वास है, वो ऐसे चाणक्य है, वो करेंगे। तो यहाँ राष्ट्रवादी तत्व यहाँ मजबूत होंगे। यहाँ भाजपा का और राष्ट्रीय जो राजनीति, उसका प्रभाव यहाँ ज्यादा रहेगा। तमिलों को भी इससे बहुत फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। इतना कहकर आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। आगे जाके हर हफ्ते या हर 15 दिन में आपको मैं तमिलनाडु के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ को जो डेवलपमेंट हो रहा है और राजनीतिक इतिहास के बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। उसके साथ साथ जो आने वाले जो साल में
होने वाले 4 चुनाव, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और असम के बारे में मैं कुछ भी बना के डालूंगा। बिहार के बारे में भी डालूंगा, मैं कुछ वीडियोस तो पहले डाला हूं, मैं बिहार के बारे में भी डालूंगा। इतना कहकर मैं शुभ रात्रि कहकर मेरा अपना जो इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। नमस्कार।